गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है डायनेमिक इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड डायनेमिक कंस्ट्रक्टर। नाउ डायनेमिक इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का मतलब है कि ऑब्जेक्ट्स के डेटा मेंबर में जो वैल्यू स्टोर हो रही है, इनिशियलाइज कर रहे हैं, वो बेसिकली रन टाइम पे ही प्रोवाइड की जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि जब हम प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हैं उसी टाइम पे हम कोई वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं। यानी कि डायनेमिक इनिशियलाइजेशन का मतलब है कि रन टाइम पे ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर में वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। No, dynamic initialization is referred to the objects. Dynamic initialization of object refer to initializing the object at runtime. That is, the initial value of an object is to provided during the runtime. यानी कि जो भी initial value है object की, वो हम कब provide कर रहे हैं? रन टाइम पे प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, आप भले ही ऑब्जेक्ट क्रिएट कर चुके हैं, लेकिन आप चाहते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद, अब उस समय ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप वैल्यू उसमें ना प्रोवाइड करें, तो आप क्या कर रहे हैं, बाद में उसके डेटा मेंबर में वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो जरा हम लोग देखते हैं इसको कैसे। अच्छा, डायनेमिक इनिशियलाइजेशन कैन बी अचीव्ड यूजिंग कंस्ट्रक्टर एंड पासिंग पैरामीटर्स वैल्यू टू द कंस्ट्रक्टर। यानी कि हम लोग डायनेमिक इनिशियलाइजेशन किससे अचीव कर सकते हैं? कंस्ट्रक्टर के थ्रू अचीव कर सकते हैं, जिसमें कि हम अलग अलग पैरामीटर पास करेंगे कंस्ट्रक्टर में। और इसका सबसे बड़ा फायदा है डायनेमिक इनिशियलाइजेशन का कि हम लोग अलग अलग वैल्यू से ऑब्जेक्ट को स्टोर ऑब्जेक्ट में डेटा मेंबर में इनिशियलाइज कर सकते हैं। इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं। एक हम फिक्स डिपॉजिट नाम का एक क्लास बना रहे हैं, जिसके अंदर हम ये 4 डेटा मेंबर ले रहे हैं, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट, इस प्रोग्राम में देखिए हमने 4 डेटा मेंबर लिए हैं। पहला है प्रिंसिपल अमाउंट, दूसरा है ईयर्स, तीसरा है रेट और चौथा है रिटर्न वैल्यू। यानी कि हम लोग फिक्स डिपॉजिट को कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग प्रिंसिपल अमाउंट, रेट एंड ईयर्स, और उसके लिए हम क्या करेंगे, रिटर्न वैल्यू कैलकुलेट करेंगे किसी फॉर्मूले से। नाउ हमने पब्लिक सेक्शन में देखिए एक सबसे पहले डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में देखिए यहाँ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब जो भी वैल्यू होगी वो सब क्या होंगी, 0 0 होंगी। उसके बाद हमने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर और बनाया। देखिए कंस्ट्रक्टर क्यों है, क्योंकि इसका नाम क्लास के नाम पर है और इसमें 3 आर्गुमेंट पास किए। पहला है p, दूसरा है y और तीसरा है r। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे केवल हम प्रोटोटाइप दे रहे हैं, इसका मतलब हम आउटसाइड द क्लास इसकी डेफिनेशन देंगे। दूसरा कंस्ट्रक्टर है वो भी फिक्स डिपॉजिट नाम का है, लेकिन इसमें भी 3 पैरामीटर होंगे, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे है, इस रिटर्न के डेटा टाइप पे। यानी कि एक में फ्लोट है, एक में क्या है, आईएनटी है। उसके बाद एक फंक्शन और बनाया, दैट इज अ वॉइड कैलकुलेट, यानी कि जो भी हम वैल्यू पास करेंगे उसके बेसिस पे हम इसका फिक्स डिपॉजिट का रिटर्न वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद ये हमने डिस्प्ले से डिस्प्ले कॉल करा के हम देख लेंगे कि प्रिंसिपल अमाउंट, ईयर एंड रेट क्या था, उसके करस्पॉन्डिंग रिटर्न वैल्यू क्या रिटर्न हुई। ये हमने क्लास बना ली है। एंड इसके बाद अब हम इनके क्या करेंगे, डेफिनेशंस यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे आउटसाइड द क्लास। ये देखिए हमारे पास ये कंस्ट्रक्टर है और इसमें वही 3 पैरामीटर पास हो रहे हैं, पी, वाई एंड आर। यानी कि पी किस में जाके स्टोर हो रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट में, वाई किस में जाके स्टोर हो रहा है, ईयर में, और रेट किस में जाके स्टोर हो रहा है, आर किस में जाके स्टोर हो रहा है, रेट में। अब देखिए यहाँ पे रेट क्या है, फ्लोट है, पर ये क्या, आईएनटी। चूंकि आईएनटी छोटा है, उसका डेटा टाइप का साइज, और फ्लोट का डेटा टाइप का बड़ा है, तो आप इसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। उसके बाद रेट ऑफ जो रिटर्न वैल्यू है, अभी इनिशियल में हमने क्या दी, प्रिंसिपल अमाउंट ही इनिशियलाइज की है। अब देखिए दूसरा फिक्स डिपॉजिट वाला जो कंस्ट्रक्टर था उसमें भी 3 पैरामीटर है, पर तीसरा पैरामीटर क्या है, डिफरेंट है, दैट इज द फ्लोट। उससे भी हम डेटा मेंबर की वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहे हैं, प्रिंसिपल अमाउंट, ईयर एंड रेट एंड रिटर्न वैल्यू। नाउ इसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, कैलकुलेट फंक्शन डिफाइन करने जा रहे हैं। ये इसका रिटर्न टाइप है, किस क्लास का है वो दिया हुआ। उसके बाद इसको रेजोल्यूशन ऑपरेटर, जब भी आउटसाइड द क्लास देते हैं तो इसी तरीके से डेफिनेशन के थ्रू देते हैं। नाउ हमने एक फॉर्मूला बना रखा है छोटा सा। रिटर्न वैल्यू कैसी कैलकुलेट हो रही है, जो भी हमारा ईयर होगा 1 से लेकर उस ईयर तक,
वो उसमें ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करके फॉर से लूप से आप इसका निकाल सकते हैं। देखिए ये फॉर्मूला आपके ऊपर है, आप क्या लगाना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। तो जो भी आप करना चाहें वो आपके ऊपर है। हमने कैलकुलेट में इस तरीके से कैलकुलेट किया है ना। उसके बाद डिस्प्ले फंक्शन है। ये डिस्प्ले फंक्शन क्या करता है, जितनी भी वैल्यूज हमने ली हैं उनको क्या करेगा, डिस्प्ले कराएगा। पहले प्रिंसिपल अमाउंट डिस्प्ले करा रहा है, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट डिस्प्ले करा रहा है, उसके बाद टोटल टाइम डिस्प्ले करा रहा है, उसके बाद उसकी जो रिटर्न वैल्यू निकलेगी उसको डिस्प्ले कराएगा ना। अब हम देखते हैं मेन में हम इसको डायनेमिक इनिशियलाइज कैसे कराते हैं ऑब्जेक्ट को। हमने देखिए ये मेन फंक्शन बनाया, इसके अंदर हमने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, दैट इज fd1 एंड fd2। लेकिन ये किसको कॉल करेगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पैरामीटर नहीं पास हो रहा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में वैल्यू कुछ नहीं है, तो सब जीरो से इनिशियलाइज हो जाएगा। तो ये दो ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे विद जीरो वैल्यू। उसके बाद हम इन fd1 और fd2 के डेटा मेंबर में वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे उसके रन टाइम पे वैल्यू प्रोवाइड करके। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, क्योंकि रिटर्न वैल्यू हमारे किस पे निकलेगी, प्रिंसिपल, ईयर एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो हमने ये तीन लोकल वेरिएबल ले लिए हैं। और fd2 के लिए अभी हमने क्या किए हैं, सॉरी यहाँ पे R2 इसलिए लिया क्योंकि एक INT टाइप का हमें पास करना और एक फ्लोट टाइप का पास करना, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ यूजर से इनपुट लिया इंटर प्रिंसिपल अमाउंट, तो सी इन P1 करेंगे, इसी तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 और इसी तरीके से ईयर, ये तीनों इनपुट करा लिए हैं। अब देखिए चूंकि हमारा कंस्ट्रक्टर में ही डेटा वैल्यू इनिशियलाइज हो रही डेटा मेंबर में, तो हमने क्या क्या पास किया, एक्सप्लिसिटली इस कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। तो fd1 इक्वल टू फिक्स डिपॉजिट और ब्रैकेट में क्या पास किया, जो p1 y1 r1 जो रन टाइम पे ही वैल्यू ली है वही हम क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइज करने जा रहे हैं उसके डेटा मेंबर में fd1 के। ठीक है, तो ये कंसेप्ट क्या है, डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, डेटा मेंबर में वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं रन टाइम पे, यानी कि रन टाइम पे ही यूजर से लिए और कंस्ट्रक्टर के थ्रू रन टाइम पे ही हम क्या कर रहे हैं, उसमें वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं। अब जो भी वैल्यू हमारी स्टोर हुई है, अब उसे कैलकुलेट फंक्शन कॉल करके, हमने कैलकुलेट फंक्शन किसका है, इसी फिक्स डिपॉजिट क्लास का है, क्योंकि fd1 से हम कॉल कर सकते हैं। तो fd1 डॉट कैलकुलेट करेंगे, तो जो भी fd1 के जो भी वैल्यू यहाँ पे इनिशियलाइज होगी उसको डेटा मेंबर में, उसको वो क्या करेगा, उसकी रिटर्न वैल्यू कैलकुलेट करेगा और आर वैल्यू में स्टोर हो जाएगी। इसी तरीके से जब कैलकुलेट हो जाएगी तो उसके सारे डेटा मेंबर्स की वैल्यू को डिस्प्ले कराने के लिए हमने कौन सा मेथड यहाँ कौन सा फंक्शन बनाया था, दैट इज अ डिस्प्ले। अब fd1 डॉट डिस्प्ले से करेंगे तो उसके डेटा मेंबर की वैल्यू ही केवल क्या करेगा, डिस्प्ले कराएगा। तो ये था fd1। इसी तरीके से हम fd2 के डेटा मेंबर में भी वैल्यू इनिशियलाइज कराने जा रहे हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे हमने p1 प्रिंसिपल, R2 इज अ बेसिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट और ईयर भी हमने ले लिया यहाँ पे, ये देखिए y1 में। और हमने अगेन f2 के डेटा मेंबर में इनिशियलाइज कराना है, तो हमने एक कंस्ट्रक्टर कॉल किया और क्या इसमें पास किया, p1 y1 एंड R2 इज अ इंटीजर टाइप। तो वो सेकंड वाला आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और कॉल होने के बाद f2 के डेटा मेंबर में वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी। अब इनिशियलाइज होने के बाद हम कैलकुलेट फंक्शन को कॉल करेंगे और fd2 के जो रिटर्न वैल्यू है उस प्रिंसिपल, ईयर एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। वैल्यू कैलकुलेट होने के बाद fd2 की जो वैल्यूज हमारे पास स्टोर होंगी, कैलकुलेट होके आएंगी, उसे हम डिस्प्ले कराएंगे और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न। एंड ये फंक्शन खत्म हुआ मेन का। यहाँ पे देखिए क्या है कि ये कंस्ट्रक्टर के थ्रू रन टाइम पे क्या कर रहे हैं, हम वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट्स के डेटा मेंबर की वैल्यू रन टाइम पे इनिशियलाइज कर रहे हैं यूजर से इनपुट लेके। ठीक है, तो बेसिकली ये है डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। इसका आउटपुट देखते हैं। तो सबसे पहले पूछता है इंटर प्रिंसिपल अमाउंट, तो हमने 2000 इनपुट किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.3 इनपुट किया, टाइम इन ईयर्स में 3 इयर्स इनपुट किया। तो अब जब उसका कैलकुलेट कॉल करेंगे तो वो कैलकुलेट करेगा और वैल्यू में स्टोर करेगा। अब उसके बाद डिस्प्ले फंक्शन कॉल करेगा, तो आप देखेंगे कि उसका प्रिंसिपल अमाउंट क्या था, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, टोटल टाइम क्या था और रिटर्न वैल्यू क्या थी, ये क्या करेगा, कैलकुलेट करके आपको डिस्प्ले करा देगा।
इसी तरीके से FD2 के लिए हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू इनपुट करा रहे हैं, जिसमें कि हमने प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम इन ईयर लिया, और उसके बाद फिर डिस्प्ले कराया। तो देखिए प्रिंसिपल अमाउंट 2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका बेसिकली 2 इयर्स है, एंड देन उसके बाद टोटल टाइम 3 इयर्स है, और उसके बाद रिटर्न वैल्यू देखिए क्या कैलकुलेट होके आई, 54,000। तो इस तरीके से हम लोग डायनेमिक इनिशियलाइजेशन करेंगे ऑब्जेक्ट का यूजिंग कंस्ट्रक्टर बाय टेकिंग द वैल्यू फ्रॉम द यूजर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा डायनेमिक इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। नाउ अनदर कॉन्सेप्ट देखते हैं, डायनेमिक कंस्ट्रक्टर। ठीक है, डायनेमिक कंस्ट्रक्टर बताने से पहले मैं आपको छोटा सा एक ओवरव्यू दूंगा। आपने डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पढ़ा था, मींस रन टाइम पे ही जब ऑब्जेक्ट को क्या हो रही है, राइट अमाउंट ऑफ मेमोरी एलोकेट हो रही है, दैट इज कॉल्ड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। और जो एलोकेट होती है उसे डीलोकेट भी करना पड़ता है। तो यानी कि कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं, दैट इज अ न्यू से क्रिएट होती है, और डिलीट से डिस्ट्रॉय होती है मेमोरी से। तो अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का क्या मतलब है कि कंस्ट्रक्टर क्या करता है, डेटा मेंबर में वैल्यू इनिशियलाइज करता है ऑब्जेक्ट के, जब वो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा हो। ठीक, तो अब यहाँ पे डायनेमिक कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, डेटा मेंबर में वैल्यू तो इनिशियलाइज कर रहा है, साथ में इनिशियलाइज करने से पहले उसे मेमोरी भी एलोकेट कर रहा है, राइट अमाउंट ऑफ मेमोरी। यानी कि डायनेमिक कंस्ट्रक्टर का काम क्या है कि वो मेमोरी भी एलोकेट करेगा ऑब्जेक्ट के लिए, डायनेमिक मेमोरी। ठीक है, बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड। तो कंस्ट्रक्टर में न्यू कीवर्ड का यूज करके मेमोरी एलोकेट की जाएगी, और बाद में क्या करेंगे, उसमें वैल्यू हम इनिशियलाइज करेंगे उसके डेटा मेंबर में। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल भी आप लोग को लिया था, अब मैं उसको क्लास के थ्रू बना के दिखाता हूँ। यानी कि हम यहाँ से यूजर से दो अलग अलग नाम के जो लेंथ है उसको हम इनपुट कराएंगे, यानी कि हम नाम इनपुट कराएंगे दो अलग अलग, उनकी लेंथ क्या होगी, डिफरेंट होगी। एक की लेंथ होगी सपोज 5, दूसरे की होगी 10। तो ऑब्जेक्ट के एक ऑब्जेक्ट को मेमोरी कितनी एलोकेट होगी, 5 बाइट, और एक को मेमोरी एलोकेट होगी, अगर 9 करेक्टर है उस स्ट्रिंग में तो 9 बाइट एलोकेट होगी। यानी कि मेमोरी भी एलोकेट क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्टर कर रहा है। यानी कि इससे क्या हो रहा है, मेमोरी भी सेव हो रही है, और रन टाइम पे ही हम क्या कर रहे हैं, उसके डेटा मेंबर में वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर के थ्रू। तो वो कंस्ट्रक्टर क्या कहलाता है आपका, डायनेमिक कंस्ट्रक्टर, यानी कि जो मेमोरी एलोकेट कर रहा है एज वेल एज इनिशियलाइज कर रहा है। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, व्हेन एलोकेशन ऑफ मेमोरी इज डन डायनेमिकली यूजिंग द डायनेमिक मेमोरी एलोकेटर न्यू ऑपरेटर इन अ कंस्ट्रक्टर। यानी कि कंस्ट्रक्टर में हम न्यू ऑपरेटर के थ्रू डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करते हैं, तो ये कहलाता है, ये कंस्ट्रक्टर क्या कहलाएगा, डायनेमिक कंस्ट्रक्टर। ठीक, और इसके थ्रू हम क्या करते हैं, इनिशियलाइज भी करते हैं ऑब्जेक्ट को रन टाइम पर। देखते हैं इसका एक एग्जांपल। नाउ यहाँ पे हमने एक क्लास बनाई जिसका नाम है स्ट्रिंग। अब यहाँ पे हमने प्राइवेट डेटा मेंबर में दो मेंबर लिए, एक कैरेक्टर पॉइंटर और एक उसकी लेंथ। ठीक है, नाउ अब पब्लिक सेक्शन में सबसे पहले देखिए हमने क्या क्रिएट किया, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया जिसका नाम है स्ट्रिंग। क्योंकि इसका नाम किसके नाम पर है, क्लास के ही नाम पर है। ठीक है, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी पैरामीटर यहाँ पे पास नहीं किए गए। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो उसमें स्ट्रिंग की लेंथ, जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसका जो डेटा मेंबर होगा नेम, उसकी लेंथ क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, ये देखिए इसके लिए मेमोरी एलोकेट की गई है इस डेटा मेंबर के लिए, यानी कि 0 लेंथ का होगा सबसे पहले वो जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे विदाउट मतलब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू। उसके बाद देखिए हमने क्या पास किया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पास किया, यानी कि ये एक इसमें हम क्या पास कर रहे हैं, कोई स्ट्रिंग पास करेंगे जो करेक्टर पॉइंटर की तरीके से है। और उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस जो भी हमारे पास करेक्टर पॉइंटर होगा उसकी हम लेंथ निकाल लेंगे। तो अब हमारे पास जो डेटा मेंबर होगा उस ऑब्जेक्ट का, उसकी लेंथ हमें मालूम चल जाएगी। लेंथ मालूम होने के साथ हम न्यू ऑपरेटर के थ्रू उस बेसिकली जो डेटा मेंबर है करेक्टर पॉइंटर में, हम उसको मेमोरी एलोकेट करेंगे, उतनी एलोकेट करेंगे जितनी की इस नेम की एन की लेंथ होगी। जो भी हम स्ट्रिंग पास करेंगे उसकी जो भी लेंथ होगी वही इस
ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर की भी लेंथ हो जाएगी। तो यहाँ क्या हो रहा है, मेमोरी एलोकेट हुई इस नेम डेटा मेंबर के लिए। अब उसके बाद हमने strcpy फंक्शन के थ्रू कॉल किया और इसमें जो na की वैल्यू थी वो किस में जाके स्टोर हो गई, नेम में जाके स्टोर हो गई। ठीक है, तो आप जो भी स्ट्रिंग पास करेंगे, जितनी लेंथ की पास करेंगे, उसी हिसाब से इस नेम के डेटा मेंबर में क्या होगा, मेमोरी एलोकेट होगी। सपोज आपने 10 लेंथ की पास की तो इसका साइज, नेम का साइज क्या हो जाएगा, 10 लेंथ का हो जाएगा। और अगर आपने मान लीजिए 20 पास की तो यानी कि कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं आप, मेमोरी सेव कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने ये एक दूसरा फंक्शन बनाया है जिसका काम क्या है, दो स्ट्रिंग को आपस में ज्वाइन करना। ठीक है, ज्वाइन इज द फंक्शन विच कॉन्केटिनेट टू स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे एक स्ट्रिंग है, ये भी दूसरा स्ट्रिंग टाइप का है, और एम्परसेंड सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है रेफरेंस, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट हम पास करेंगे और S1 दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन के दो नाम होंगे। नाउ अब जो भी हम कॉन्कैटिनेट करेंगे तो उसकी लेंथ कितनी होगी, दोनों स्ट्रिंग की मिला के होगी। तो सबसे पहले हम जिस ऑब्जेक्ट्स में हम इसमें स्टोर कराएंगे इस दोनों को कॉन्कैटिनेट करके, उन दोनों की सबसे पहले लेंथ निकाल के उन दोनों को जोड़ के हम इसमें लेंथ में स्टोर कर लेंगे। उसके बाद चूंकि हमारे पास मेमोरी एलोकेट होगी पहले से, तो दोबारा मतलब अगर मान लीजिए एलोकेट हो तो उसको हम डिलीट कर दें, तो सबसे पहले हमने डिलीट ऑपरेटर का यूज करके जो भी मेमोरी एलोकेट होगी नेम के लिए उसको डिलीट कर रहे हैं। देन उसके बाद हम उतनी अमाउंट ऑफ मेमोरी उस नेम में एलोकेट करेंगे जितने की हमारे S1 और S2 की लेंथ है, दोनों को मिला के +1। क्योंकि एक करेक्टर और देते हैं, क्यों, क्योंकि वो नल स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है, टर्मिनेट स्ट्रिंग को, नल करेक्टर को। नाउ अब उसके बाद हमने क्या किया, strcpy लिया, तो जो S1 का जो नेम है बेसिकली डेटा मेंबर है, उसकी वैल्यू किस में जाके स्टोर हो जाएगी, इस नेम में स्टोर हो जाएगी, नेम डेटा मेंबर में। अब इस जो एग्जिस्ट कर रहा है, अब उसमें क्या होगा, सेकंड नेम को भी क्या करेंगे, कॉन्कैटिनेट कर देंगे, तो दोनों स्ट्रिंग क्या हो जाएंगी, 1 by 1 ज्वाइन हो जाएंगी। उसके बाद डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया और इसमें जो भी नेम होगा उसको क्या करेगा, जिस ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे उसके नेम को वो डिस्प्ले कराएगा। ठीक, तो ये था हमारा डायनेमिक कंस्ट्रक्टर। इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। हमने देखिए यहाँ पे इस स्ट्रिंग क्लास के दो ऑब्जेक्ट बनाए, SS1 एंड SS2। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, दोनों में एक एक स्ट्रिंग पास हो रही है, एक दीपक और एक सिंह। इसमें 3 2 5 कैरेक्टर है और इसमें भी 3 2 5, दोनों में 5 है, खैर कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब हो क्या रहा है कि दोनों की लेंथ क्या हो रही है, 5 कैरेक्टर की है और दोनों क्रिएट कर देंगे। लेकिन देखिए ये क्या है, S3 इज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इसकी एक सिंगल लेंथ होगी। नाउ अब हम क्या करने जा रहे हैं, SS1 को डिस्प्ले कराएंगे तो दीपक डिस्प्ले करेगा, SS2 को डिस्प्ले कराएंगे तो सिंह डिस्प्ले करेगा। लेकिन जब हमने S3 ऑब्जेक्ट से ज्वाइन करेंगे S1 एंड S2 को, तो ये क्या करेगा, दीपक और सिंह ज्वाइन करके किस में जाके स्टोर करा देगा, इस S3 में जाके स्टोर करा देगा। अब हम अगर S3 को डिस्प्ले कराएंगे तो क्या प्रिंट होगा, दीपक सिंह। ठीक है, इसको हम देख सकते हैं यहाँ आउटपुट में। तो सबसे पहले नेम क्या था, SS1 डॉट डिस्प्ले में दीपक था, SS2 डॉट डिस्प्ले में सिंह था, लेकिन जब S3 को डिस्प्ले कराया तो क्या हो गया, दीपक सिंह। क्योंकि वो क्या कर रहा है, इन दोनों स्ट्रिंग को जो हम पास कर रहे हैं उनको कॉन्कैटिनेट करके S3 में स्टोर कर रहा है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डायनेमिक कंस्ट्रक्टर। ये कुछ एक्स्ट्रा रीडिंग है जिसको आप और भी बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। ठीक है।